2016 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने वाम मोर्चे के साथ गठबंधन किया था तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि लेफ्ट के शासनकाल में 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई थी और आज कांग्रेस उसी लेफ्ट के साथ गठबंधन करने जा रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स को ममता बनर्जी की यह तस्वीर जरूर याद होगी। इस तस्वीर में जो लोग ममता बनर्जी पर हमलावर हैं वो कथित तौर पर सीपीएम के कार्यकर्ता हैं। इस हमले में ममता बनर्जी घायल हुई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। ये वाकया है 16 अगस्त 1990 का, जब कलकत्ता में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सीपीएम कैडरों और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई थी। लेकिन उस घटना के बाद से लेकर अब तक हुगली में बहुत पानी बह चुका है। पश्चिम बंगाल की सियासत में कई बदलाव आ चुके हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर खुद की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना चुकी हैं। भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ चुकी हैं। जिस भाजपा का राज्य की सियासत में कोई अस्तित्व नहीं था, उसे वहां स्थापित करने में मदद कर चुकी हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार में शामिल रह चुकी हैं। कभी अपराजय समझे जाने वाले वाम मोर्चा को पदस्थ कर वो न केवल पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने में सफल हुई हैं, बल्कि उन्होंने वामपंथियों को राज्य की चुनावी राजनीति से सफाया ही कर दिया है। वामपंथ के सीन से गायब होने के बाद उनकी जगह दक्षिणपंथी भाजपा ने ले ली है। प्रदेश की सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद फिलहाल ममता को भाजपा के रूप में पहली बार एक बड़ी चुनौती का सामना है। पिछले 30 से 40 वर्षों में आए इन सारे बदलावों के बीच बंगाल में जो चीज नहीं बदली है वो है राजनीतिक हिंसा। सत्ता से बाहर रहते हुए ममता बनर्जी जिस राजनीतिक हिंसा का शिकार हुई थीं और जिस हिंसा का सफाया करने का वादा कर वो सत्ता में आई थीं, वो हिंसा उनके कार्यकाल में भी बरकरार रही। अब उन पर भी ऐसी ही हिंसा को प्रश्रय देने के आरोप लग रहे हैं। भाजपा आरोप लगा रही है और लेफ्ट भाजपा की तायीद कर रही है। बहरहाल, यदि प्रदेश की राजनीतिक हिंसा के इतिहास पर नजर डाली जाए तो यहां हमेशा एक द्वंद बरकरार रहा है। सबसे पहले लेफ्ट बनाम कांग्रेस, फिर लेफ्ट बनाम तृणमूल और अब तृणमूल बनाम भाजपा। ये द्वंद ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति हिंसा के बिना संभव है। इसमें कोई शक नहीं कि इनमें बेशुमार लोगों की जानें गई हैं। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि लेफ्ट के शासनकाल में 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ता मारे गए हैं। एक प्रतिष्ठित मैगजीन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 1977 से 2009 के बीच पश्चिम बंगाल में 55,000 के करीब लोग राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं। यदि हिंसा की हालिया घटनाओं पर नजर डाली जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंसा की कई वारदातें हुईं। 2018 पंचायत चुनाव में 29 लोग मारे गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े राजनीतिक हिंसा के मामले में राज्य को लगातार पहले नंबर पर खड़ा दिखा रहे हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष हुई राजनीतिक हिंसाओं में राज्य में तकरीबन 50 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें अधिकतर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि सत्ता में परिवर्तन के बाद भी यहां हालात पहले की तरह बने रहे हैं। साथ ही इनसे यह भी साबित होता है कि राज्य में राजनीतिक हिंसा का रुख एक तरफा नहीं है। ऐसा नहीं है कि चुनावी और राजनीतिक हिंसा केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है। पहले भी देश के कई राज्यों से बूथ कैप्चरिंग और अन्य चुनावी धांधलियों की खबरें आती थीं और आज भी आती हैं। लेकिन जिस सुनियोजित ढंग से यहाँ ऐसे अपराध होते हैं शायद ही दूसरे राज्यों में होते हों। हालिया दिनों में पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो 1980 और 1990 के दशक में बिहार जैसे राज्यों की बूथ कैप्चरिंग की याद दिलाती हैं। ईवीएम आने के बाद बिहार और देश के अन्य हिस्सों से बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं न के बराबर हो रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तथाकथित वैज्ञानिक धांधली का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस वर्ष होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस वर्ष ये फैसला होना है कि पश्चिम बंगाल लेफ्ट से सेंटर होते हुए राइट की तरफ रुख करता है या ममता बनर्जी भाजपा की बाढ़ रोकने में कामयाब हो पाती हैं या फिर लेफ्ट अपनी बेजान इकाई में कुछ जान डालने में कामयाब हो पाता है। लेकिन इस बीच भाजपा और तृणमूल ने विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह का आक्रामक रुख अपना रखा है उसे देखते हुए इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा की आशंका जताई जा रही है।
किसी जमाने में सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल के बारे में कहा था कि बंगाल जो आज सोचता है भारत वो कल सोचता है। उनका ये कथन इतना मशहूर हुआ था कि जब भी किसी सकारात्मक मामले में बंगाल का जिक्र आता है तो इस कथन को जरूर दोहराया जाता है। बेशक बंगाल ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद भी कई मामलों में देश के लिए मिसाली किरदार निभाया है और अब भी निभा रहा है। इस पर बंगाल को हमेशा गर्व रहेगा। लेकिन राजनीतिक हिंसा से होने वाली बदनामी पर बंगाल किसी भी हाल में गर्व नहीं महसूस कर सकता और त्रासदी यह है कि निकट भविष्य में इस पर किसी तरह का लगाम लगेगा, इसकी उम्मीद भी दूर दूर तक नजर नहीं आती। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें।